आपके सामने है क्लास 6 इंग्लिश रीडर चैप्टर नंबर 4 माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, जिसके राइटर हैं मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी। इस चैप्टर में महात्मा गांधी जी ने अपने बारे में ही लिखा हुआ है। चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। इसमें फर्स्ट लाइन लिखी गई है कि ये एक एक्सट्रैक्ट है, यानी एक कहानी का छोटा सा हिस्सा है। ये छोटा सा हिस्सा है गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ का। इसमें लिखते हैं महात्मा गांधी कि उस समय मैं 7 साल का था जब मुझे प्राइमरी स्कूल में डाला गया। मैं उन दिनों को अच्छे से याद कर सकता हूँ। मेरे टीचर्स के नाम और उनके काम भी मुझे अच्छे से याद है। वो टीचर्स जो मुझे पढ़ाया करते थे। मुझे ये भी याद नहीं कि मैंने शायद कभी झूठ भी बोला हो, यहाँ तक कि मेरे टीचर से और मेरे स्कूलमेट से। मैं बहुत ज़्यादा शर्मीला था और दूसरे लोगों की संगतों से दूर रहा करता था। मेरी किताबें और मेरे लेसन्स ही मेरे एकमात्र सहारा थे। स्कूल पर सही समय पर पहुंच जाना और फिर वापस घर आना जब स्कूल की छुट्टी हो जाए, स्कूल बंद हो जाए, यही मेरी रोज़ की आदत थी। दो घटनाएं उस समय की ऐसी हैं जो मेरे मस्तिष्क में गहराई से बसी हुई है, जो मुझे अब तक याद है। एक नियम के तौर पर मैं स्कूल की किताबों के अलावा दूसरी किताबें नहीं पढ़ता था, पर लेकिन किसी तरीके से मेरी नज़रें उन किताबों पर पड़ी जिन किताबों को मेरे पिताजी खरीद कर लेकर आए थे। ये किताब थी सर्वणा पितृभक्ति नाटिका, एक नाटक जिसमें सर्वणा ने अपने माता पिता के लिए अपने माता पिता की सेवा में अपने जीवन को लगा दिया। मैंने उस किताब को बड़े ही इंटरेस्ट के साथ पढ़ा। उस किताब में एक ऐसी पिक्चर थी जिसमें सर्वणा अपने माता पिता को अपने कंधों पर उठाकर तीर्थ यात्रा पर लेकर जा रहा था। ये किताब और इस किताब की ये सभी पिक्चरों ने मेरे मस्तिष्क पर एक ऐसी छाप छोड़ी जो कभी मिट नहीं सकती थी। मैंने अपने आप से कहा कि ये एक उदाहरण है जिसको मुझे अपने जीवन में उतारना चाहिए। एक ऐसा ही दूसरी एक नाटक है हरिश्चंद्र, जिसने मेरे दिल पर कब्जा कर लिया। मैंने अपने आप से पूछा कि क्यों सभी लोग हरिश्चंद्र की तरह सच्चे नहीं हो सकते, क्यों हरिश्चंद्र की तरह हर कोई सच नहीं बोलता। यही सवाल मैं अपने आप से दिन रात पूछता था। सच्चाई का साथ देना, सच्चाई के राह पर चलना और मुश्किलों का सामना कर कर हरिश्चंद्र ने मेरे दिल में मेरे लिए एक जगह बना ली थी। वो मेरे आइडल बन चुके थे और मुझे इंस्पायर करते थे, यानी वो मुझे मोटिवेट करते थे। एक ऐसी ही घटना है जो उस समय हुई जब मैं 7th स्टैंडर्ड में था। दरोजी गिमी जो हमारे हेडमास्टर थे, वो हम सभी बॉयज़ में, हम सभी लड़कों के बीच बहुत ज़्यादा मशहूर थे। हमारे हेडमास्टर वो बहुत अच्छे डिसिप्लिनियर थे, यानी बड़े ही अनुशासन प्रिय थे। वो एक ऐसे इंसान थे जिनके मेथड बहुत अच्छे थे और बहुत अच्छे टीचर भी थे। उन्होंने हमारे लिए जिम्नास्टिक और क्रिकेट कंपलसरी कर दिया, पर लेकिन मुझे ये दोनों ही पसंद नहीं थे। मैंने इससे पहले किसी एक्सरसाइज में हिस्सा नहीं लिया था जब तक कि ये दोनों खेल हमारे लिए कंपलसरी नहीं कर दिए। मुझे मेरा एक मानना था, यानी मेरे मेरे अंदर एक गलत धारणा थी कि जिम्नास्टिक का एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं होता। पर लेकिन आज मैं जानता हूँ कि हमारी फिजिकल ट्रेनिंग उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी हमारी मेंटल ट्रेनिंग, यानी शरीर की प्रैक्टिस उतनी ही ज़रूरी है जितनी हमारी दिमाग की प्रैक्टिस की ज़रूरत है, जितना हम एजुकेशन में लगाते हैं। यही एक वजह नहीं है कि जिस वजह से मैं जिम्नास्टिक को पसंद नहीं करता। मेरी एक इच्छा है कि मैं अपने पिता की सेवा करूं, इसलिए जैसे ही स्कूल की छुट्टी होती है तो मैं तेज़ी से घर जाता हूं और अपने पिता की सेवा करता हूं। पर लेकिन एक घटना मेरे साथ तब घटी जब सैटरडे का दिन था। सैटरडे के दिन मुझे घर से स्कूल के लिए जाना था, जिम्नास्टिक की क्लासेस के लिए। मुझे दोपहर के 4 बजे वहाँ पर पहुँचना था। मेरे पास ना तो घड़ी थी और उस समय शायद बादलों ने भी मुझे धोखा दे दिया था। मुझे समय का पता नहीं था। जब मैं स्कूल में पहुंचा तो सभी लड़के वहां से जा चुके थे। अगले दिन मुझसे पूछा गया कि मैं एब्सेंट क्यों था, मैं क्यों नहीं आया था पिछले दिन। तो मैंने मिस्टर जिमी को बताया कि उस दिन क्या हुआ था। मिस्टर जिमी ने मुझ पर विश्वास करने से मना कर दिया। मुझे झूठा ठहराया गया और मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, मुझे बड़ा दुख हुआ कि मुझे झूठा ठहराया गया। मैं अपनी इनोसेंस को कैसे साबित करता, मेरे पास कोई तरीका नहीं था जिसको मैं अपने आप को मासूम साबित कर पाता। मैंने तब सीखा कि एक सच्चे इंसान को केयरफुल भी होना चाहिए, यानी अपने कामों पर ध्यान भी रखना चाहिए। यही वो पहला और आखिरी दिन था जब मैंने स्कूल में कोई लापरवाही की थी।
इसके बाद मैं अपनी एक कमी के बारे में बताता हूँ, एक कमी जिसकी वजह से मुझे अपनी सज़ा का अब तक भुगतान करना पड़ता है। मैं जानता था कि सॉरी मुझे ये नहीं पता था कि एक अच्छी राइटिंग उतनी ही ज़रूरी होती है जितनी कि एजुकेशन। मेरे अंदर तो ये गलत धारणा थी कि एक अच्छी राइटिंग की इतनी ज़रूरत नहीं होती किसी भी एजुकेशन में। पर लेकिन जब मैं इंग्लैंड पहुंचा और फिर साउथ अफ्रीका पहुंचा तो मैं इस सब कुछ बातें समझ गया। मैंने वहां पर देखी लॉयर्स की और नौजवानों की हैंड राइटिंग को। बहुत ही सुंदर हैंड राइटिंग थी। उनकी राइटिंग देखकर मुझे अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस हुई। मुझे अपनी राइटिंग पर, अपनी इस कमी पर पश्चाताप हुआ। मैंने देखा कि जो बैड हैंड राइटिंग होती है, यानी गंदी हैंड राइटिंग होती है, उसे ऐसी एजुकेशन का हिस्सा माना जाता है या ऐसे एजुकेशन का साइन माना जाता है जो बिल्कुल भी परफेक्ट ना हो, इनपरफेक्ट हो, यानी जो एजुकेशन पूरी ना हुई हो, ऐसा हिस्सा माना जाता है एक बुरी हैंड राइटिंग को। मैंने अपने आप को सुधारने की कोशिश की, पर लेकिन बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। मैं अपनी इस कमी को, अपनी इस जवानी की इस कमी को सुधार नहीं पाया। एक और ऐसी घटना है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि मैंने 15 साल की उम्र में चोरी की थी। मैं एक कर्ज में डूबा हुआ था। मेरे ऊपर 25 रुपीज़ का कर्ज था। मेरे भाई के बाजुओं पर एक आमलेट था, एक बाजूबंद था जो कि सुनहरे सोने का बना हुआ था। मैंने उसका एक टुकड़ा उसमें से निकाल लिया, सोने का एक टुकड़ा निकाल लिया, जिससे मेरा कर्ज साफ हो गया। पर लेकिन इस घटना के बाद मुझे सहन नहीं हो पाया। मैंने अपने आप से ये निश्चय किया, मैंने अपने आप से ये बोला कि मैं अब फिर दोबारा चोरी नहीं करूँगा। मैंने ये भी मन बना लिया था कि मैं अपनी इस गलती को अपने पिता के सामने कबूल करूँगा। पर लेकिन मेरे में हिम्मत नहीं हुई कि मैं उनके सामने अपनी इस गलती को मान सकूँ या उनके सामने कुछ बोल सकूँ। ये बात नहीं थी कि मैं उनसे डरता था कि वो मुझे पीट दे, पर लेकिन मैं इस बात से डरता था कि उन्हें जो दर्द होगा उसकी वजह मैं हूँगा, यानी अंदरूनी दर्द जो उन्हें दुख होगा उसकी वजह मैं बन सकता हूँ। तो मैंने फैसला लिया कि मैं उन्हें बताऊंगा नहीं, मैं इसको एक राइटिंग में लिखकर उनसे अपनी गलती को कन्फेस करूंगा। मैंने एक नोट में अपनी सारी गलती को मान लिया और फिर अपनी गलती के साथ साथ एक पनिशमेंट की भी विनती की कि मुझे एक पनिशमेंट भी मिले, इसकी भी मैंने कामना की। मैंने वादा किया कि मैं अब भविष्य में फिर चोरी नहीं करूंगा। अपने कांपते हुए हाथों से मैंने उस कन्फेशन को, उस लेटर को जिसमें मैंने लिखा था, उसको मैंने अपने पिता को दिया। मेरे पिता ने उन्हें पढ़ा और उनकी आंखों से मोती जैसे आंसू टपकने लगे। उनके गालों से टपक कर उन मोती जैसे आंसुओं ने मेरे उस पेपर को गीला कर दिया। उनके इस मोती जैसे आंसू जो कि प्यार के आंसू थे, ठीक है, ये जो प्यार के आंसू थे, वो उन्होंने मेरे दिल को साफ कर दिया और मेरे सभी पापों को धो डाला। एक साफ कन्फेशन यानी एक कन्फेशन जिसको मैंने अपनी गलती को माना। जब ये मेरे एक वादे से टकराया, मेरे वादे से जुड़ा कि मैं अब फिर से दोबारा से कोई पाप नहीं करूँगा, यही मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा पश्चाताप था। और इसी घटना के बाद मुझे एक लेसन मिला, एक पाठ मिला अहिंसा का। इसके बाद ही मैंने अहिंसा का ये पाठ सीखा। तो यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है। वीडियो कैसी लगी है इसके बारे में कमेंट में लिख कर जरूर बताना। क्वेश्चन आंसर की वीडियो आपको जल्द ही इसी चैनल पर मिलेंगी। वीडियो लगी है तो लाइक जरूर करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।